प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान की बात के एक और अंक के साथ ढेर सारी जानकारियां और ऐसी जानकारियां जो हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सभी जानकारियां लेकर आए हैं आज आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। बिल्कुल, मैं हूं गौतम और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों और श्रोताओं को नमस्कार जी। और गौतम, वैसे तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। कहते हैं कि जहां देखो वहां खेत जो है लहलहा रहे हैं और खाद्य संपन्न भी हमारा देश माना जाता है। लेकिन फिर भी भारत में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी भूमि है जो कि खेती योग्य नहीं मानी जाती, क्योंकि वो बंजर है या असिंचित क्षेत्र में है, जिसे सुधार कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। और ऐसी जो अगर ऐसी जगह पर खेती करते हैं हमारे किसान मित्र, तो चाहे वो अच्छे बीज ले लें, अच्छी देखभाल कर ले, अच्छी खाद दे दे या सिंचाई कर ले, उसमें फसल की पैदावार इतनी ज़्यादा अच्छी उनको नहीं मिल पाती है और उनका काफ़ी हद तक जो है नुकसान भी होता है। तो ऐसी भूमि को सुधार कर खेती के योग्य बनाने में हमारे किसानों का ही फायदा नहीं है, बल्कि हमारे देश का भी बहुत ज़्यादा फायदा है। किसानों की तो आय दुगनी होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा हमारे जो देश में जो खाद्य संपन्नता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा पर्यावरण है उसकी स्थिरता में भी इसका योगदान देखने को मिलेगा। बिल्कुल कोमल, बहुत सही कहा आपने। और मिट्टी और किसान की बात करें हम लोग, तो मिट्टी जो है किसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और अगर उपजाऊ मिट्टी में आप खेती करते हैं तो आपकी जो फसल है, पैदावार है, अच्छी होती है। लेकिन वहीं किसी किसान भाइयों को जो है ऊसर भूमि का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उनकी मेहनत तो बराबर वो करते ही हैं जितना मेहनत करना चाहिए, लेकिन उनको उनका उत्पादन यानी कि फल उतना नहीं मिलता है। तो इसके लिए आज का जो विषय है कोमल हमारा, वो है कि ऊसर भूमि सुधार की जो आधुनिक विधियां हैं, अगर ऊसर भूमि है भी तो कैसे उसका सुधार किया जाए। तो उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया है। तो आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर खजांची लाल जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा, नई दिल्ली में। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बताया कि आज का जो विषय हमारा है ऊसर भूमि की सुधार जो है कैसे करें, तो उसका सबसे पहला सवाल कि ऊसर भूमि होता क्या है। ये आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा ऊसर भूमि क्या है। ऊसर भूमि को हम कल्लर भूमि भी कह देते हैं और रेह भी कह देते हैं। ऐसी भूमियों में विनिमय योग्य सोडियम की प्रतिशत मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे मिट्टी के अंदर पानी और हवा का आवागमन बंद हो जाता है, पौधे की पैदावार घट जाती है और इसको हम काला ऊसर भी कहते हैं। काला ऊसर इसलिए कहते हैं कि इसमें जैविक पदार्थ वो भी हाई पीएच होने के कारण डिस्पर्स हो जाता है। और इसको यदि हम ढंग से मैनेज कर पाएँ तो ऊसर भूमि अच्छी पैदावार हो सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसान भाई कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लवणीय भूमि और ऊसर भूमि में, क्योंकि लवणीय भूमि अलग होती है, ऊसर भूमि अलग होती है। ऊसर भूमि में जैसे हम यदि कहो तो उसका पीएच मान 8.5 से ज़्यादा होता है और विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत की मात्रा 15% से ज़्यादा और साल्ट लवणों की मात्रा 4 डेसिमल पर मीटर से कम होती है। उसी तरह से लवणीय भूमि में जो घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनका पीएच मान 8.5 से कम होता है और जो विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत की मात्रा भी 15 से कम हो जाती है। लेकिन लवणों की मात्रा, घुलनशील लवण जो है, उसमें उनकी मात्रा 4 डेसिमल पर मीटर से ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर इन भूमि की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? क्या पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मिलती हैं या जलवायु के हिसाब से भूमि जो है वो ऊसर हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। ये जैसे हमारे देश में जो हमारा एस्टिमेट है पुराने वाला, उसमें 67 लाख हेक्टेयर के करीब और साल्ट फैक्ट्री जो या लवणीय भूमि जिसको या लवणग्रस्त मिट्टियाँ कहते हैं, भूमियाँ कहते हैं, इतनी मिली है। और जिसकी संभावना हमने प्रेडिक्ट किया है कि 2050 तक ये 16 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 160 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। और आप ये जैसे मिट्टियाँ हैं, जैसे
क्षारीय भूमि है या आपकी ऊसर भूमि है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगह पाई जाती है। इस तरह से जो लवणीय भूमि है या वो सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में मिलती है। जी, तो डॉक्टर साहब से ये तो हमने गौतम जो है कार्यक्रम की शुरुआती प्रश्न पूछ लिए कि ताकि हम जान सके कि ऊसर भूमि क्या होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में है इस विषय से संबंधित, और हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उनके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे होंगे कि ऊसर भूमि अगर उनके आसपास है तो उसको किस तरीके से प्रबंधन करें या किस तरीके से उसका सुधार करें। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे स्टूडियो में बैठे हुए जो मौजूद हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर खजांची लाल जी, आप उनसे अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स आज बिल्कुल के लिए मैं टेलीफोन नंबर बता देता हूँ कोमल उनको। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आपको 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है वो लगाना है, उसके बाद आपको डायल करना है 2342-1081, और दूसरा जो नंबर हमारा है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 2342-1083 पर, और आपके जो प्रश्न हैं वो हमारे विशेषज्ञ से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, और प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऊसर भूमि सुधार की आधुनिक विधियां क्या क्या हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ऊसर भूमि क्या है और ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो अब बात आती है इसकी पहचान की। किसान कैसे पहचान करे या कोई व्यक्ति कैसे पहचान करे कि ये जो उक्त भूमि है वो ऊसरग्रस्त है? मैं सबसे पहले किसान भाइयों को जब भी वो खेत में जाएं वो अपने खेत को अच्छी तरह से उसकी देखें, उसमें यदि आपकी फसल कमजोर है, पैची ग्रोथ है, या वहाँ पे यदि पानी खड़ा है, या आपके सफ़ेद रंग की जैसे जिसको हम वाइट अल्कली कहते हैं, सफ़ेद रंग के एनक्रस्टेशन है, या आपका काला ऊसर है, तो उसके देख के तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके मिट्टी के अंदर कोई ना कोई समस्या है। तो उसके लिए आप मिट्टी के नमूने लें और प्रयोगशाला में टेस्ट करवाएं, क्योंकि क्षारीय भूमि और लवणीय भूमि दोनों का प्रबंधन बिल्कुल अलग अलग है। डॉक्टर साहब एक बीच में रोकना चाहेंगे, आपको माफी चाहता हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसे कि हम किचन गार्डन में अपने कुछ पौधे फूलों वाले लगाते हैं, हम पूसा से आपके यहाँ से इंग्लिश गुलाब के 10 पौधे लाए थे, और वो पौधे आपके वहाँ पूना से आए थे, और पूना की मिट्टी काली होती है, और वो मिट्टी समेत हमने अपने पौधे लगा दिए 10 के 10 पौधे, पर हमारे सिर्फ 2 पौधे ही चल पाए, बाकी 8 पौधे खराब हो गए। हमें बाद में जानकारी मिली कि ये थी कि वो काली मिट्टी दिल्ली में आके हमारी मिट्टी में नहीं वो एडजस्ट हो पाती, इसलिए पौधे भी मर जाते हैं। और एक विधि ये बताई गई थी, पहले उस मिट्टी को झाड़ देते अच्छे से, फिर वो गमले में लगाते तो वो पौधे हमारे चल जाते। 2 पौधे हमारे इसी तरह चल पाए, तो यही कारण है क्या जो आप हमें समझा पा रहे हैं। तो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब हम कि ऊसर भूमि की जो जांच है वो किस तरीके से किसान कर सकते हैं, या मिट्टी की जांच किस तरीके से की जा सकती है? जैसे मैंने बताया कि आपको मिट्टी की जांच करवानी है, तो हर जगह हर जिले में मिट्टी और जल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है जी। और यदि आपके पास यदि वहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप पूसा में भी आप अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मिट्टी के नमूने लेने हैं, और नमूने लेने के लिए हमें क्या करते हैं, एक एकड़ में या 1 हेक्टेयर में 7 से 8 जगह लेके नमूने लेके उसको हम 0 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 30 सेंटीमीटर यानी कि 0 से ऊपर की 6 इंच और उसके बाद 6 से 12 इंच की नमूने लेके 7-8 जगह से सैंपल कलेक्ट करके उनको मिला लेते हैं। फिर क्वार्टनिंग के हिसाब से उनको थोड़ी उसको मिट्टी की मात्रा कम करते रहते हैं। फिर जब करीब 200-250 ग्राम या आधा किलो मिट्टी हो जाती है, उसके कपड़े की थैली में भर के उस पर अपना नाम, पता, अपनी कौन सी फसल लेते हो, कितनी पैदावार होती है, और आपका वाटर टेबल कहाँ कैसी है, क्या जो भी आप लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पता, मोबाइल सब लिख के आप प्रयोगशाला में भेज दीजिए। उससे वो आपको ये बता दें कि आपकी मिट्टी में क्या समस्या है, उर्वरकों की क्या कमी है, क्षारीय है, लवणीय है, और आपका उचित प्रबंधन के लिए सलाह देंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारा जो विषय है वो है ऊसर भूमि सुधार, तो इसमें एक तो हम लोग बात करते हैं भू सुधार की जो है पारंपरिक विधि होती है और एक आधुनिक विधि होती है। तो आधुनिक विधि और पारंपरिक विधि क्या है, एक बार समझाएं विस्तार से। जैसे पहले तो आधुनिक विधि में जैसे मैंने पहले बताया कि ऊसर और लवणीय भूमि को अलग अलग से सुधार किया जाता है जी।
आधुनिक विधि में जैसे लवणग्रस्त है या जिसको हम वाटर लॉग सलाइन सॉइल्स भी कह देते कई बार, जलाक्रांत, जिनमें पानी की सतह बहुत ऊपर होती है, जिसकी वाटर टेबल की कह लो कि आप ऊपर 1.5 से 2 मीटर के करीब होती है, तो उसमें हम सब सरफेस ड्रेनेज उनके परफोरेटेड पाइप्स डालते हैं, जिनको लेटरल्स, फिर उसके बाद कलेक्टर्स, उनको फिर संप में से उनके पानी को ड्रेन किया जाता है। ये तो होता है लवणीय भूमि में। और जो आपकी क्षारीय भूमि है उनको हम उनको हम ठीक करने के लिए जैसे जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, पायराइट का कर सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर का कर सकते हैं। और आजकल एक नई विधि जैसे अभी आई है हमारे कट सॉइलर में, कट सॉइलर में से एक हम भूमिगत एक चैनल बना लेते हैं, उसके अंदर आप क्रॉप रेसिड्यूज भर देते हैं, जिसको उसमें से ये सुधार के लिए या पानी को उसको नीचे करने के लिए बहुत सक्षम पाई गई है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न है जैसे हमारे जो शिमला में जो भूमि सुधार की हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न ये है कि ये शिमला में है और शिमला में अगर ऊसर भूमि है तो इसका कैसे सुधार किया जाए। जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि शिमला के अंदर आपको ऊसर भूमि मिलने की संभावना बहुत कम है जी, क्योंकि पहाड़ी एरियाओं में ऊसर भूमि या लवणीय भूमि नहीं मिलती जी। ये आपकी जो मिट्टी करीब अमलिया होनी चाहिए मेरी जानकारी के हिसाब से, इसलिए आप कुछ भी डालने से पहले या कुछ भी सुधार तकनीक अपनाने से पहले उस मिट्टी की जांच करें, उसके बाद ही कोई विशेषज्ञ आपको सही सलाह दे सकता है। बिल्कुल, यानी कि मिट्टी की जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सबसे प्रथम चरण है कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं। फिर चाहे आपकी भूमि ऊसर है या भूमि ऊसर नहीं है आपकी, आप खेती करते हैं तो भी आपको सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीजें कम है और किस किस चीज की वहां पर जरूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको अपने किसान भाइयों की तरफ से कि जिप्सम का उपयोग ऊसर भूमि के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। हाँ, क्योंकि जैसे इस एरिया में हम ये कहते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है जी, इसमें जिप्सम का प्रयोग करने से हम ऊसर भूमि को ठीक कर सकते हैं जी। जिप्सम की उसके लिए हम एक पूरा पैकेज है। पहले हम अपने मिट्टी को समतल करना पड़ता है जी। उसके बाद उसके चारों तरफ मेड़ बनानी पड़ती है, जिससे कि दूसरे खेत का पानी आपके खेत में ना आए। फिर एक जो थोड़ी सी जैसे प्री मानसून होने के बाद जिससे कि घुलनशील लवण नीचे चले जाए, उसके बाद जिप्सम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके लिए आपका पहले की विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत मात्रा कितनी है और कितनी आपको चाहिए, उसके बेसिस पे कितनी आप गहराई तक की मिट्टी को रिक्लेम करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको उतनी जिप्सम की मात्रा आपको ब्रॉडकास्ट करनी यानी बुरक देना चाहिए। फिर 10 से 12 सेंटीमीटर जो सॉइल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके अच्छे पानी का स्रोत देके और उसमें खेत के अंदर भरना पड़ेगा। फिर आपको धान, गेहूं, ढैंचा का फसल क्रम लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी लवण घुलनशील लवण जो सोडियम सल्फेट के रूप में नीचे चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की मेड़बंदी की, तो अगर एक किसान के पास बहुत बड़ा खेत है, 1 हेक्टेयर का खेत है या जितनी भी बड़ी उसकी भूमि है, उस हिसाब से मेड़बंदी जो आपने कही वो कितनी बड़ी मेड़बंदी होनी चाहिए? क्या पूरे खेत में एक बार में मेड़बंदी होनी चाहिए या छोटे छोटे हिस्सों में बहुत सारी मेड़बंदी होनी चाहिए? उसके बारे में कुछ बताएं। छोटे छोटे प्लाट बना सकते हैं आप। जैसे आप खेत की जो मेड़ है वो आप करीब 1.5 से 2 फीट ऊंची हो और जैसे 50 या 60 मीटर लंबी और 10 से 15 मीटर चौड़ी हो सकती है। उस छोटे छोटे क्यारे बना के उसमें आप पानी को भर सकते हैं। पूरे बहुत लंबी ज़्यादा बड़े खेत में उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। फिर आपको छोटी छोटी क्यारी बना के उसमें मेड़ बनानी पड़ेगी। तो जब हमने मेड़ बना दी उसके बाद हमने उसमें पानी भर दिया, तो क्या पानी के साथ भी कुछ और रसायन या कुछ ऐसे जैविक पदार्थ वगैरह कुछ डालना चाहिए या नहीं? नहीं, उससे पहले जैसे पानी भरने से पहले आपको जिप्सम मिलाना पड़ेगा जी। क्योंकि जिप्सम को कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, उसका तो कैल्शियम जब घुलेगा तो ही कैल्शियम छोड़ेगा और जो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पे जो सोडियम उसको रिप्लेस करेगा। तो यदि जिप्सम नहीं डालोगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तो जैसे चूना हुआ, प्रेसमेड हो गया या बेसिक स्लैग जिसको बोलते हैं, इन सब का उपयोग भी हमें पानी डालने से पहले करना है? हाँ, क्यों जैसे आप चूने की बात करते हो, चूना हम क्षारीय भूमि या ऊसर लवणीय भूमि में नहीं करते, इसको हम अम्लीय भूमि में करते हैं। जैसे प्रेसमड है, प्रेसमड से आप ऊसर भूमि में इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे भी आपकी ऊसर भूमि को ठीक हो जा सकती है। इसको भी आप बोने से पहले इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान भाई जैविक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार जो है करना चाहता हो तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारा फसल चक्र है जी, वो उसमें हम सबसे पहले ढैंचा लेते हैं। बिल्कुल। ढैंचा जब जैसे 45 दिन की क्रॉप हो जाती है तो उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि वो आपकी एक तो 70% किलो पर हेक्टेयर के करीब करीब नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की उसको इम्प्रूव करता है, और इस तरह से आप जैविक जो भी ग्रीन मैन्योरिंग है, FIM है, इनको डाल के एक तरह से आप मिट्टी को रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा हो सकता है वक्त थोड़ा ज़्यादा लगे। जी बिल्कुल। और अगर किसान भाइयों को मिट्टी जांच कराने के बाद ये पता चल गया कि उनकी भूमि ऊसर है, तो उसमें कौन सी फसल वो लगाएं कि जिनसे उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो? हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ऊसर भूमि में हम नॉर्मली राइस वीट ढैंचा शुरू करते हैं, यानी कि खरीफ सीजन में राइस ले सकते हो जी, और उसमें जो रबी में हम गेहूं ले सकते हैं, जो आपके बरसीम ले सकते हैं, सेंजी ले सकते हैं, सफ्तर ले सकते हैं, जौ ले सकते हो, और आपकी सरसों ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग कुछ साल्ट टॉलरेंट वेजिटेबल्स भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी खराब है तो अल्टरनेट लैंड यूजेस जिसमें आपके पेड़ पौधे भी उगा सकते हो। जी, डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही है कि ऊसर भूमि में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है आधुनिक विधियों द्वारा, और डॉक्टर खजांची लाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप चाहें तो श्रोताओं हमसे जुड़ सकते हैं, इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्यक्रम किसान की बात में हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं ऊसर भूमि सुधार की आधुनिक विधियां। इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर खजांची लाल, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि नहीं है, या जो लोग खेती शुरू करना चाहते हैं, उनके पास ऐसी ज़मीन है, वो मृदा की जांच कराने के बाद उस पर खेती शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, या सरकार की ओर से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं कि उनको बताया जाए कि वो ऊसर भूमि है और उसको वो खेती योग्य किस तरीके से बना रहे हैं? कोई योजना है, कोई प्रशिक्षण या इस तरह की कोई सुविधा अगर दी जा रही है तो? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करीब करीब बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनमें इस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एक करनाल में एक संस्थान है हमारा, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ये मेन संस्थान है जहाँ पे आपको ऊसर भूमि का सुधार या लवणीय भूमि का सुधार या वाटर लॉक्ड सलाइन सॉइल को कैसे मैनेज किए जाते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ साथ आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी आके इस विषय पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ऐसी मिट्टियों को कैसे आप सही प्रबंधन करें जिससे अधिक से अधिक फसल पैदावार ले। उसके साथ साथ जिन जिन राज्यों में इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें जो स्टेट यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे आप अपनी मिट्टी की सुधार करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर, मैं रवि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। प्रश्न पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मिट्टी को अधिक उपजाऊ किस प्रकार बनाया जा सकता है और अच्छी फसल ली जा सके? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए, आपने पूछा कि भाई आप मिट्टी को अधिक उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मिट्टी की जांच करवाएं। जब तक मिट्टी की जांच नहीं करवाओगे, हम कोई भी आपको ये नहीं बता सकता आपकी मिट्टी के अंदर क्या कमी है, कि जैविक पदार्थ की कमी है, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, या क्षारीय है, लवणीय है। सबसे पहले तो आप मिट्टी की जांच करवाओ,
और उसके साथ साथ हो सके तो आपके सिंचाई जल की भी जांच करवाओ। कई बार आपकी मिट्टी ठीक हो और आपका सिंचाई जल है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, सलाइन हो या सोडिक हो, उसके इस्तेमाल से भी आपकी पैदावार कम हो सकती है। इसलिए अधिक से अधिक मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपके टेस्टिंग करवाओ, उसके साथ उसके उचित उर्वरक डालें उसके अंदर जैविक पदार्थ के लिए FYM या और कोई ऑर्गेनिक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। जी, उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो रवि हमारे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश थे उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि मिट्टी की जांच तो करानी है लेकिन साथ साथ पानी की जांच भी करानी है, तो पानी की जांच का क्या महत्व है और वो कैसे कराई जाए? क्योंकि जैसे आप यदि आपके होश का मिट्टी ठीक हो और पानी की गुणवत्ता खराब है, यानी कि आपका पानी क्षारीय या लवणीय हो सकता है। जैसे आप पाया गया कि कई राज्यों में 32 से लेकर 84% तक जो ग्राउंड वाटर है जो सिंचाई में यूज होता है उसकी गुणवत्ता या तो क्षारीय है या लवणीय है। उसका बेरोक टोक का यदि आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी और आपकी पैदावार कम हो जाएगी। फिर आपने पूछा कि उसकी जांच कैसे करवाएं। यदि आपको आपका ट्यूबवेल के पानी की जांच करवानी है, मैं आपको सलाह देता हूं कि पहले आपका ट्यूबवेल को आधा घंटे के लिए चला लीजिए। उसके बाद एक साफ की प्लास्टिक की बोतल या कांच की बोतल लेके उस बोतल को उसी पानी से धो के अच्छी तरह साफ करके उस पानी फिर भर के उस पे अपना नाम पता सब कुछ लिख के भाई क्या फसलें लेते हो, कहाँ तक वाटर टेबल है, कितनी पैदावार होती है, उसको एक उचित जो मिट्टी और जल की जहाँ जांच होती है प्रयोगशाला उसमें भेज के आप जांच करो सकते। डॉक्टर साहब, जैसे मैं एक सवाल अपने किसान भाइयों की तरफ से पूछना चाहूँगा, जैसे उनकी ऊसर भूमि है और वो खेती कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने उर्वरकों का प्रबंधन करें कि उनकी जो फसल है उत्पादन अच्छी हो? जैसे कि इन जनरल जो है आपकी जो क्षारीय भूमि है उनमें जैविक पदार्थ बहुत कम होता है, रफली जैसे 0.2 से 0.3% तक। तो ऐसी मिट्टियों में अधिक पैदावार लेने के लिए जैसे नाइट्रोजन है उसकी हम रिकमेंडेशन है सामान्य भूमियों के मुकाबले में 125% तक अधिक नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जैसे हम इसमें हाई pH होने की वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे सॉइल्स में तो हम जैसे जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, आयरन सल्फेट और आजकल मैग्नीज की भी कहीं कहीं आपकी कमी मिलती है, उस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जैसे एक और सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि ऊसर भूमि है किसान भाइयों का जिनका भी, और वो कोशिश कर रहे हैं अपने भूमि को सुधारने की, सब तमाम जो तकनीकी व्यवस्था है वो तमाम विधियां अपना रहे हैं, तो कितना टाइम उनको लग सकता है उनकी जो भूमि है एक सामान्य भूमि मतलब उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाए? जैसे हम क्षारीय भूमि में राइस वीट ढैंचा क्रॉपिंग सिस्टम लेते हैं, बिल्कुल, तो उसको इस्तेमाल आपके विद टाइम आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और करीब करीब 4-5 साल में आपकी जो पैदावार है नॉर्मल सॉइल के सामान्य मिट्टियों के बराबर हो जाती है। इसलिए 4-5 साल आपके लग जाते हैं। यानी कि बहुत धैर्य का काम है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, एकदम ये नहीं कि भी आपके 6 महीने में ठीक हो जाएगी। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल जो समय जो चल रहा है, प्री मानसून आ रहा है देश के कई हिस्सों में या मानसून आने की स्थिति है, तो ऐसे में जो ऊसर भूमि जिन किसानों के पास है वो कौन कौन सी सस्य क्रियाएं कर सकते हैं या कौन कौन सी काम कर सकते हैं इन दिनों? अब जैसे आजकल जैसे अभी बरसात होने वाला टाइम है, यदि आपके खेत की भूमि ऊसर है तो उसको समतलीकरण करके उसके मेड़ बना के, जैसे आप पहली बरसात आ जाए जो जिससे कि घुलनशील लवण नीचे चले जाए, उसके बाद आप धान की ट्रांसप्लांटिंग से 15 दिन पहले करीब आपको जितनी भी जिप्सम की मात्रा आपके खेत के लिए आवश्यक है उसको बुरक करके और मिट्टी में मिला दें और उसके बाद ही आप उसको धान लगाएं। और इसमें किसान भाइयों को मैं सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये देना चाहूँगा, जब आप धान ले रहे हो तो पडलिंग ना करें, बिना पडलिंग के ही धान लें। जी, तो इसमें धान की कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो ज्यादा अच्छी फसल देंगी? ऊसर भूमि में जो ऊसर या क्षारीय भूमि में साल टॉलरेंट धान की वैरायटीज जैसे CSR 10 है, 13 है, 23 है, CSR 30 है और इस तरह से आपकी गेहूं की भी है। ये तो धान की होगी। इस तरह यदि कोई आपके जानकारी के लिए मैं गेहूं की भी बता देता हूँ। गेहूं की KRL 1-4 है, KRL 19 है, WH 157 है, मस्टर्ड की है जैसे जिसको सरसों यानी कि CS 52, 54, 56, इस तरह की जो साल टॉलरेंट क्रॉप्स और उनके वैरायटीज वो लेंगे तो उसकी पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे गोबर का खाद और कंपोस्ट जैसे किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वो कितना फायदेमंद है ऊसर भूमि के लिए?
बिल्कुल, गोबर की खाद डालने से भी आपके, क्योंकि उससे कुछ जैविक अम्ल बनते हैं, उससे भी पीएच कम होती है, उसके भी मिट्टी का सुधार होता है। नॉर्मली 10 से 15 टन तक FOM यदि हम डाल दें तो उससे जिप्सम की मात्रा 50% तक घटा सकते हैं और भूमि का सुधार होता है FOM डालने से। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें हम मुर्गे की लाही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर हो डाल सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही है कि ऊसर भूमि का आप सुधार किस तरीके से कर सकते हैं आधुनिक विधियों के द्वारा। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। डॉक्टर साहब, एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टूडियो में बने रहने के लिए, और आपने इतने समझदारी से और किसान भाइयों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। समय की पाबंदी है डॉक्टर साहब, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिनकी भूमि ऊसर है वो किसान भाई कैसे तैयारी करें और कैसे अपने फसलों का उत्पादन अच्छा से अच्छा ले सकें? जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो आपको मिट्टी जांच करवानी पड़ेगी, उससे ये पता लगेगा कि आपकी मिट्टी क्षारीय है या लवणीय है। उसके बाद आपको उसमें उचित जल प्रबंधन, उचित उर्वरक प्रबंधन, उचित सुधारक, जैसे जिप्सम डालना है, कितना डालना है, कैसे आपको मिट्टी को रिक्लेम करना है, कैसे आपको बंडिंग करनी है, और साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स और वैरायटीज, जैसे धान की है, गेहूं की है या सरसों की है, यदि ये लेंगे फिर आपको नाइट्रोजन कितना डालना है, फास्फोरस डालना है कि नहीं डालना है, जिंक डालना है कि कितना डालना है, कैसे डालना है, नाइट्रोजन कैसे डाल, 3 स्प्लिट में डालना है, आपकी बीज की मात्रा कैसे हो, जैसे क्षारीय भूमि में बीज की मात्रा भी 25% ज़्यादा होनी चाहिए, राइस के सीडलिंग थोड़े एज्ड होने चाहिए और 3 से 4 सीडलिंग पर हिल हो तो उससे पैदावार बढ़ सकती है। इस तरह से आप उचित प्रबंधन करोगे तो आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हो। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे पूछ लिया, लेकिन फिर भी एक और सवाल मन में आता है। ये सुना है कि ज़्यादा सिंचाई करने से भी जो ये नुकसान पहुंचाती है, तो जल का प्रबंधन किस तरीके से होना चाहिए? जैसे इन मिट्टियों में हम ये कहते हैं कि भाई आपको क्षारीय भूमि में बॉर्डर इरिगेशन की हम बात करते हैं, और जबकि लवणीय भूमि में हम कम लाइट इरिगेशन और कम डेप्थ की इरिगेशन की बात कर सकते हैं। इसमें एक सूक्ष्म सिंचाई जिसको ड्रिप इरिगेशन है, लवणीय भूमि में बहुत अच्छी सहायक हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और विस्तार से जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए। हमारे किसान भाई जरूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक्स। और गौतम, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम किसान के बाद का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अगली बार ढेर सारी और जानकारियों के साथ, नए विषय के साथ अपने श्रोताओं से फिर से मिलेंगे। आज के लिए लेते हैं यहीं अनुमति। आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।